डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे। कैपिटल का मतलब होता है फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल से हम फिक्स्ड एसेट परचेस करेंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। जो कैपिटल हमारा डे टू डे ऑपरेशन के लिए मेंटेन किया जाएगा या हम करंट एसेट उसमें से फाइनेंस करेंगे तो हम उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया टोटल करंट एसेट और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वैसे वर्किंग कैपिटल को टाइम बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हो गया परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक हो गया वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अगर हम वर्किंग कैपिटल एक फिक्स रखें, जैसे हमारा रेगुलर सैलरी पेमेंट करना है या घर का जो रेंट पेमेंट करना है, उसके लिए अगर हम एक फिक्स वर्किंग कैपिटल मेंटेन करें तो उसको हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और एक वर्किंग कैपिटल हो गया जो चेंज होता है, वेरी करता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसको हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और आज हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या है? एस्टिमेट करना मतलब हमें कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल मतलब हमें हमारे बिजनेस के लिए कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए आगे जाके, क्योंकि हमें अगर बिजनेस चलाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा इनिशियली जो मंथ होंगे तो उसमें हमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा भी चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि हमने बस लैंड, बिल्डिंग, ज़मीन खरीद ली और बिजनेस चल पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ का भी मेंटेन करना है। तो हमको ये पता करना होगा कि आगे चल के हमारे को कितना वर्किंग कैपिटल ज़रूरत है। तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा एस्टिमेटेड करेंट एसेट और एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटी। अगर ये दोनों हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या प्रिपेयर किया हुआ है। ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें यार को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार किए हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है हमारे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, करंट एसेट में जो जो आता है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल जो हमारा डेप्टर होता है, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे करंट एसेट को हमें एस्टिमेट करके कैलकुलेशन करना है। एक बार हम करंट एसेट कैलकुलेशन कर लिए, उसके बाद हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट एसेट से अगर हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वो हमारा हो गया एक वर्किंग कैपिटल। इसके ऊपर हम कुछ मार्जिन रख लेंगे, जैसे कि मानो यहाँ पे करंट एसेट हमारा 100 निकला और जो करंट लायबिलिटी है वो हमारा 60 निकला, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया वर्किंग कैपिटल? 40। 100 से 60 जाएगा 40। फिर भी हम हाथ में और 10% का मार्जिन रख लेना चाहते हैं, तो 40 का 10% हो गया 4 रुपये। तो हमारा टोटल जो वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए वो है 44 रुपीज़। ऐसा करके हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल, मुझे एस्टिमेट करना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें? वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे करंट एसेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद करंट लायबिलिटी को उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो हमको ये देखना है करेंट एसेट मतलब करंट एसेट से मेरे को करंट लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। ये मेरे को देखना है कि करंट एसेट में क्या क्या होते हैं। करंट एसेट में मेरा क्या होता है? करंट एसेट में मेरा स्टॉक आ गया, और क्या आएगा? स्टॉक के बाद मेरा डेप्टर है, और क्या है? स्टॉक है, डेप्टर है, कैश है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ये मेरे करंट एसेट्स हो गए। अब जो स्टॉक है उसको हमने यहाँ पर 3 तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ
फिनिश्ड गुड। ये हो गया हमारा ये तीनों को, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल भी हो सकता है जो हमारा कच्चा माल है, और फिनिश गुड्स हो गया जो हमारा पक्का माल है, और WIP जो हमारा प्रोसेसिंग माल है। ठीक है, तो ये हमारे को हमको क्या करना है, ये सारे करंट एसेट को कैलकुलेशन करना है। एक बार करंट एसेट को कैलकुलेशन कर लिए तो हमारे को फिर क्या करना है, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर आ जाता है आपका, क्रेडिटर्स, और कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स अगर दिए होंगे क्वेश्चन में, शॉर्ट टर्म लोन, और हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारा हो गया लायबिलिटीज़, और ये हमारे हो गए करंट एसेट्स। एक बार हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे को निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल। एक बार वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए तो हमको बारीकी से ये सारे को कैलकुलेशन करना है। तो अब पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, पहले करंट एसेट में क्या आता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, एस्टिमेशन ऑफ एनुअल प्रोडक्शन इन यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। जो रॉ मटेरियल की पर यूनिट का कॉस्ट है ये इसके साथ मल्टीपल कर देना है। ये एस्टिमेशन एनुअल प्रोडक्शन यूनिट मतलब पूरे साल में हम कितना प्रोडक्शन यूनिट प्रिपेयर करेंगे, मतलब कितना गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे। और ये रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमें निकल गया। और होल्डिंग पीरियड, हम लोगों ने ऑपरेटिंग साइकिल में रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट किया था, वो होल्डिंग पीरियड यहाँ पे हमको चाहिए। होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड। अब क्वेश्चन में अगर हमें डेज में दिया होगा तो हम डेज में लेंगे, या क्वेश्चन में अगर हमें मंथ में दिया होगा तो हम मंथ को लेंगे, क्वेश्चन में अगर हमें वीक में दिया होगा तो हम वीकली लेंगे। तो उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल करा है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन में दिया है एनुअल जो प्रोडक्शन है हमारा 12,000 यूनिट है, और जो कॉस्ट पर रॉ मटेरियल है वो 5 है। तो हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया 5, स्टोरेज पीरियड आपका हो गया 2 मंथ। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन एनुअल प्रोडक्शन में कितना लेंगे, 12,000 यूनिट। ठीक है, और कॉस्ट पर यूनिट में क्या लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट हो गया हमारा ₹5 इंटू होल्डिंग पीरियड में कितना आ गया 2 मंथ, डिवाइडेड बाई टोटल पीरियड में आ जाएगा 12। तो इसका आप आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। समझ में आ रहा है, इजी है, फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा एनुअल प्रोडक्शन यूनिट कितना हो गया 12,000, और कॉस्ट पर यूनिट रॉ मटेरियल कितना आ गया ₹5, और स्टोरेज पीरियड जो है वो हमारा होल्डिंग पीरियड है। होल्डिंग पीरियड कितना है 2 मंथ, 2 मंथ डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड कितना आ गया 12। ठीक है, हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एस्टिमेशन प्रोडक्शन पर यूनिट दिया है 12,000, जो एनुअल प्रोडक्शन हमारा हो गया 12,000। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 2.5 kg। इसका मतलब क्या है, हमें एक यूनिट प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 2.5 kg का रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है पर केजी कितना आ रहा है 2। अगर हमारे को एक यूनिट के लिए 2.5 kg चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मेरे को एक यूनिट प्रिपेयर करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए 2.5 kg चाहिए। ठीक है, तो वो 1 kg का 1 kg का कॉस्ट कितना है, 1 kg का कॉस्ट है 2, तो 2.5 kg का कॉस्ट कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.5, तो कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा ₹5। तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हो गया ₹5। तो मेरा जो 1 यूनिट का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया ₹5 हो गया। एनुअल प्रोडक्शन कितना दिया है 12,000, ये हो गया 5, होल्डिंग पीरियड 2, तो कितना हो गया हमारा, अगर हम रॉ मटेरियल कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया हमारा 12,000 इंटू 5 इंटू 2/12। आंसर निकाल देना आप। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 3 है। इसमें क्या दिया हुआ है, एस्टिमेशन प्रोडक्शन पर मंथ दिया है 1000, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 5, होल्डिंग पीरियड रॉ मटेरियल दिया है 2, होल्डिंग पीरियड ऑफ WIP 3 मंथ, होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश्ड गुड 2.5 मंथ, लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया है 4। देखिए इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको देखिए हमारे को पर मंथ का एनुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 1000। अगर पर मंथ का एनुअल प्रोडक्शन 1000 है तो पर मंथ का प्रोडक्शन दिया है 1000, तो एनुअल प्रोडक्शन कितना होएगा, एनुअल प्रोडक्शन हो जाएगा आपका
1000 इंटू 12, तो ये हो गया आपका 12,000। तो एनुअल प्रोडक्शन आपको 12,000 मंथ को दिया है, आपको इसको क्या करना है, साल में कन्वर्ट करना है। एक बार एनुअल प्रोडक्शन निकल गया, फिर आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकाल सकते हो। 12,000 हो गया, 12,000 इंटू रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 5। आपका रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है 2/12 हो गया आपका आंसर। तो ये आप एग्जाम्पल 3 भी आप कर लेना। आप लोग मुझे ये एग्जाम्पल का आंसर करके अपने अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो क्या कैलकुलेट करना है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखिए वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है, WIP में आपका होता क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में हम इसको 3 टाइप के डिवाइड कर लिए। एक हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल यूज होता है कि नहीं, तो ये हो गया मटेरियल। और वर्क इन प्रोग्रेस में और क्या यूज होता है, लेबर यूज होता है, तो ये हो गया लेबर। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में ये 3 चीज़ें यूज़ होती है। तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेशन करने के लिए पहले हमको मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगा, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेशन करेंगे। जब इन तीनों को मिला देंगे तब जाके हमारे को ये WIP का कॉस्ट निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर WIP का कॉस्ट निकालने के लिए रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैंने किया हुआ है। तो पहले मेरे को रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करना है। जैसे हमने रॉ मटेरियल का कॉस्ट अभी पहले कैलकुलेट किया था वैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, एनुअल प्रोडक्शन इन यूनिट इंटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंटू होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड। ठीक है, यहाँ पर जो हम होल्डिंग पीरियड यूज़ करेंगे वो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड नहीं, वो हमारा कौन सा होल्डिंग पीरियड यूज होगा, वो WIP होल्डिंग पीरियड यूज होगा। यह बात ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क दिया है। ज़्यादातर क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, वो जो होल्डिंग पीरियड है रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड ले लेते हैं, हमें होल्डिंग पीरियड WIP का लेना है। और ये DOC क्या होता है, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, काम अधूरा है, काम प्रोसेस में है, तो कितना % का काम कंप्लीट हुआ है, 50%, 50%, 60%, 75%, 80%, कितना % का काम कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पे हम डालते हैं। जैसे अगर ये कैलकुलेशन के बाद अगर क्वेश्चन में दिया होगा जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपका 75% है तो यहाँ पर हम 75% डालेंगे। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल का, ये हो गया हमारा लेबर का, और ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, ये तीनों का कैलकुलेट करने के बाद अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे को ये WIP का कॉस्ट निकल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट नोट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीशन as regarded material, labor and overhead. However, if nothing is given in the question, then we may assume raw material 100%, labor 50%, manufacturing 50%. इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो क्वेश्चन में DOC दे देगा, अगर क्वेश्चन में DOC के बारे में कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन साइलेंट रहा, तो आपको क्या करना है, तो उसमें आपको ये एज्यूम कर लेना है कि जो आपकी जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें आपने रॉ मटेरियल 100% यूज़ कर लिया है, लेबर और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो आपने 50% यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में मैंने WIP कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए एग्जाम्पल रेडी किया हुआ है। हमारा एनुअल प्रोडक्शन दिया है 12,000 यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट दे दिया है, लेबर कॉस्ट दे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे दिया है, स्टोरेज पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड। कैलकुलेट WIP कॉस्ट इफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज गिवन फॉर रॉ मटेरियल 75%, लेबर 50% और अदर एक्सपेंसेस 45%। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमें WIP कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने बताया था WIP कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए तीनों चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद लेबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी मेरे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले हम रॉ मटेरियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल के लिए हमारा एनुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 12,000 यूनिट,
उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है 5, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा स्टोरेज पीरियड है, वो स्टोरेज पीरियड कितना दिया हुआ है यहाँ पे स्टोरेज पीरियड हमारा 2 मंथ दिया हुआ है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर WIP की होल्डिंग पीरियड। WIP की होल्डिंग पीरियड कितना दिया हुआ है 3 मंथ, ठीक है। तो हमारे को 3 मंथ हो गया, ये हमारा टोटल पीरियड हो गया। और यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है वो 75%, तो हमने यहाँ पर 75% ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकल गया। ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। वैसे इसका कैलकुलेशन जो आया है वो आया है 11,250, ठीक है। उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, लेबर हमको कैलकुलेट करना है। लेबर के लिए एनुअल प्रोडक्शन कितना हो गया 12,000। लेबर कॉस्ट कितना दिया है ₹4। WIP का होल्डिंग पीरियड ही लेंगे तो 3/12। तो ये हो गया। डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेबर का कितना दिया हुआ है, लेबर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 50%, तो 50% ले लेंगे। ये आ गया मेरा 6,000, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में एनुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 12,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 3 इंटू यहाँ पर जो आपका होल्डिंग पीरियड है वही 3 मंथ रहेगा। ये हो गया मेरा होल्डिंग पीरियड इंटू यहाँ पर कितना परसेंट कंप्लीट दिया हुआ है लेबर के लिए 45%। तो ये आपको कैलकुलेट कर लेना है 45%। तो ये आ जाएगा 4050। तो फिर तीनों को आपको मिला देना है, ये आपका आ जाएगा 21,300। तो ये आ गया आपका एस्टिमेटेड WIP कॉस्ट हो गया। ये देखिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया एस्टिमेटेड WIP कॉस्ट। क्या किया मैंने, रॉ मटेरियल कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने लेबर कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया, फिर तीनों को मिला दिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, ये हमारा 12,000 है। और जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट दिया है 5, वेजेस दिया है 4, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है। यहाँ पे एक चीज़ अलग से लिख लिया ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ₹1। इसके अंदर डेप्रिसिएशन का इंक्लूड हुआ है 1। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है, WIP का होल्डिंग पीरियड दे दिया है। हमें कहा है कैलकुलेट स्टॉक ऑफ WIP if material issue at beginning process and expenses occurred evenly। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जो आपकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो मटेरियल के केस में 100% रहेगा, क्योंकि मटेरियल इशू एट बिगनिंग मतलब आपने काम का पूरे मटेरियल आप पहले से ही डाल चुके हो, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस हैं जैसे लेबर हो गया, और जो एक्सपेंसेस हो गए वो जैसे इवनली चलेगा। मतलब जो आज पर जो साइलेंट क्वेश्चन जैसे कितना है हमारा 50%, तो लेबर और एक्सपेंसेस के केस में ये 50% रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। हमारा यहाँ WIP दे दिया है, WIP को 3 भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल, ये हो गया मेरा लेबर, ये हो गया मेरा एक्सपेंसेस। तो रॉ मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे को एनुअल प्रोडक्शन कितना दिया है 12,000 इंटू 5 इंटू 2/12 इंटू हमारा 100% है, तो हम यहाँ पे 100% ले लिए। ये मेरा निकल गया 10,000, ठीक है। उसके बाद लेबर कैलकुलेट करना है, लेबर है हमारा 12,000, लेबर कॉस्ट दिया है 4 इंटू 2/12 इंटू 50% लेना है, तो ये मैंने 50% ले लिया। इसका आ गया वैल्यू 4,000। और ये एक्सपेंसेस का हो गया 12,000 इंटू 2 मैंने क्यों लिया, यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। 2 मैंने क्यों लिया, जबकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो 3 दिया हुआ है, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, ठीक है। या तो हम कॉस्ट प्राइस कैश बेसिस में कैलकुलेट कर सकते हैं या कॉस्ट बेसिस में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा टोटल कॉस्ट हो गया तो वो 3 लेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है कि जो कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है वो टोटल कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो उस केसेस में हम 3 लेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट रहा तो हम कैश बेसिस में जाएंगे। कैश बेसिस में हम यहाँ पे ₹2 को लेंगे। तो ये हो गया मेरा 2 इंटू 2/12 इंटू 50%। तो ये मेरे हो गए 2,000। तो टोटल मेरा हो गया कितना, ये टोटल मेरा हो गया 16,000, ठीक है।
तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, जो हमारा कैलकुलेशन है या तो वो कैश बेसिस में हो सकता है या हमारा कॉस्ट बेसिस में होगा। अगर कॉस्ट बेसिस में करना पड़ेगा तो हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हम कैश बेसिस में जा सकते हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आ गया हमारा फिनिश्ड गुड। अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कैसे कैलकुलेशन करेंगे? एनुअल प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ये हमको कैलकुलेशन करना है। बाकी सब सही है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा कॉस्ट शीट याद रखना पड़ेगा। आप लोगों ने कॉस्ट शीट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, तो थोड़ा मैं खाली रिमाइंडर दे देता हूँ। तो कॉस्ट शीट आप कैसे प्रिपेयर किए थे? प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको याद होगा तो रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हमारा था रॉ मटेरियल, उसके बाद रॉ मटेरियल के साथ मैंने लेबर ऐड किया, तो ये मेरा निकल गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद मैंने क्या ऐड किया? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद मेरा क्या निकल गया? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करने के बाद मेरा क्या निकलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो मैंने ऐड किया, तो उसके बाद मेरा क्या निकल गया? ये मेरा निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो समझ में याद आ रहा है? रॉ मटेरियल प्लस लेबर हो गया प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को उसके साथ ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ अगर हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। ये तो कॉस्ट शीट आपको याद रखना पड़ेगा इस ये टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए पर यूनिट। उसके बाद होल्डिंग पीरियड है। देखो क्या लिखा है नीचे इंपॉर्टेंट नोट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा जी कि आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो हम लोग यहाँ तक आएंगे, हम लोगों को यहाँ तक आना है। ठीक है। हमें उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड नहीं मिलाना है। ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन का कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बेसिस और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, तो हमें उस केस में क्या करना है? उस केस में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को इंक्लूड करेंगे, तो उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को मिला के फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है कि जो कॉस्ट है वो फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस पे निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट तक ही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है कि नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकालना है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है, तो हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को भी मिला लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में आपका एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 12,000, रॉ मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से लिखा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर आपका क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप कॉस्ट बेसिस में करो तो आपको डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन को हटा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे दिया, होल्डिंग पीरियड दे दिया। ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है फिनिश्ड गुड्स। तो हमारे फिनिश गुड कितने आएंगे? तो फिनिश गुड को कैलकुलेट करने से के लिए ये मेरा हो गया, ये मेरे को पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेना है। मेरा रॉ मटेरियल कितना दिया है? रॉ मटेरियल दिया है 5, लेबर कितना दिया है 4, तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट। देखो आपका हो गया 9। ठीक है। प्राइम कॉस्ट के साथ आपने क्या ऐड कर दिया? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको ऐड करना है। आप कैश बेसिस में कर रहे हो, क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है। क्वेश्चन में देखिए 3 केसेस दिया है। एक है इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, और इफ़ फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करके लेना है, और दूसरा है एक्साइज ड्यूटी। तो मैं बारी बारी से हम पहले ए वाला कर लेते हैं। ठीक है। तो ये वाले में क्या है? फैक्ट्री जो एक्सपेंसेस वो हम कितना लेंगे? वो हम ले लेते हैं यहाँ पर 2। तो हमारा ये कितना फैक्ट्री आ गया? 5 + 4 9, 9 18 2, मतलब वो आ गया ये 11। ठीक है। ये आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो आपका 11 आ गया। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्वेश्चन में दिया है ₹2, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको 13। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 13 है। तो कैसे निकालेंगे? एनुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, तो हमको फिनिश गुड का कॉस्ट निकालने के लिए ये हो गया 12,000 × 13, और जो होल्डिंग पीरियड कितना दिया है 2/12।
हो गया, ये हो गया पहला का क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरा है क्या, दूसरा है को फिर से हमको कैलकुलेशन करना है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब हमको जाना है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश गुड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12,000 एनुअल प्रोडक्शन यूनिट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है, हम लोग सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट तक जाना है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे इसको 11 इंटू होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 22,000। केस बी में फिनिश गुड का जो कॉस्ट आएगा वो 22,000 आएगा। सी के केस में क्या बोला है, आपको एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ पर मैंने कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया फिर से। तो मेरा जो मटेरियल है वो कितना है, वो है 5, लेबर कितना है, वो है 4, तो मेरा प्राइम कॉस्ट निकल गया 9, ठीक है। प्राइम कॉस्ट निकलने के बाद मैंने इस पर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 2, तो ये मेरा हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 11। उसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर दिया। कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2, तो ये मेरे हो गए 13। अगर हम इसको, ये मेरा क्या बेसिस में है, ये मेरा कैश बेसिस में है, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट बेसिस में करता तो मेरा क्या होता, कॉस्ट बेसिस में करता तो मटेरियल 5 आ जाता, लेबर आ जाता 4, टोटल हो गया 9। जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो मेरा 3 है, तो ये हो जाता 12। इसके बाद 2, यह हो जाता 14। तो यहाँ पे जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये हो जाता 14। क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे दिया है एक्साइज ड्यूटी इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10%। आपको एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। तो एक्साइज ड्यूटी जो लग जाएगा हमको वो 10% है। तो क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नमेंट को जब टैक्स देंगे, आप कौन से बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, आप कैश बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, उसको गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट देख रहा है कि भाई मेरे को टैक्स लेना है, तो टोटल आपका जो कॉस्ट है वो क्या है, तो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो एक्साइज ड्यूटी लगेगा वो 1.4 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 14.4। समझ में आया। गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैश बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो या कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगा आपका जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा वो टोटल कॉस्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा। तो ये हो जाएगा 1.4, तो 14.4 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपको चाहिए। तो क्वेश्चन में आपका फिनिश गुड कैलकुलेशन करना है 12,000 इंटू, ये हो गया 14.4 इंटू 2/12। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस पर आप कैलकुलेट कर लोगे, ये आ जाएगा आपका 28,800, ठीक है। इसका आंसर निकल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्टर कॉस्ट। डेप्टर कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्रेडिट सेल चाहिए। एस्टिमेटेड क्रेडिट सेल इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने कहा है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ एजम्पशन लिया है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है तो कुछ एजम्पशन आपको पहले से एज्यूम कर लेना है। जैसे कि एज्यूम ऑल सेल्स आर इन क्रेडिट, अगर आपके सारे जो सेल हैं वो सारे क्रेडिट में हुए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि 20% कैश सेल है तो वो अच्छी बात है, आप 20% उसमें से माइनस कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन पूरा साइलेंट है, तो क्या करेंगे, टोटल सेल को हम क्रेडिट सेल मान लेंगे, ठीक है। एज्यूम ऑल डेप्टर वैल्यू एट द रेट कॉस्ट ऑफ सेल, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, जो क्रेडिट सेल हम यहाँ पे लिखा है वो हम क्रेडिट सेल कॉस्ट ऑफ सेल को लेंगे, ना कि हम सेल प्राइस को लेंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल मतलब हमने अभी जो कॉस्ट शीट कैलकुलेट किया था, उस कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड मिला दिया, फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मिला दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद जो हमने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, जो निकला हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, वही प्राइस लेंगे हम, उस पर प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, हम उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ हम कॉस्ट ऑफ सेल तक ही जाएंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है कि आपको सेल प्राइस लेके कैलकुलेशन करना है तो आप सेल प्राइस ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो आप कॉस्ट ऑफ सेल लेके चलोगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 अप्रोच, कैश अप्रोच में जा सकते हो या टोटल कॉस्ट अप्रोच में जा सकते हो, ठीक है। कैश अप्रोच में जाओगे जो डिप्रिसिएशन को आप इंक्लूड मत करना, अगर आप टोटल कॉस्ट में जाओगे तो आप डिप्रिसिएशन को इंक्लूड कर लेना, ठीक है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 12,000, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और फिनिश गुड का होल्डिंग पीरियड दे दिया है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेनी है। कॉस्ट शीट अपना क्या है, पहले हम लोग ये साइड में एक छोटा सा नोट में हम लोग एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। मटेरियल दिया हुआ है 5, लेबर दिया हुआ है 4 और ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट हो गया 9। तो प्राइम कॉस्ट 9 होने के बाद जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है उस पर प्लस कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया आपका 3, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया 3। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कुछ कहा नहीं है तो हम 3 ले लेते हैं, ये हो गया 12। तो ये हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपका कितना आ गया 2। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 14। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दो 1, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो हो गया आपका 15। तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में एनुअल प्रोडक्शन दिया है, हमें फिनिश गुड का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन करना है 12,000 हो गया और जो कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट हो गया 15। होल्डिंग पीरियड कितना दिया हुआ है 2/12। देखिए ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर, ये आंसर मेरा कितना निकला 24,000 हो गया। ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आगे हमारा क्या है, डेप्टर के बाद नीचे दिया हुआ है एस्टिमेटेड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन वैल्यू दे दिया होता है, अगर नहीं दिया होगा हम टोटल एक्सपेंसेस इनटू प्रीपेड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड कर लेंगे। ये हमारा टोटल सारे करंट असेट, ऐसे धीरे धीरे करके सारे करंट असेट को कैलकुलेट कर लेंगे। और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्वेश्चन में अवेलेबल रहता है, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको सारे मिला के हम एस्टिमेटेड करंट असेट को निकाल लेंगे। उसके बाद एक बार करंट असेट निकाल लेते हैं, फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। करंट लायबिलिटी में हमारा मेन 2 चीज़ आता है, एक है हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट और एक आ जाता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिट के लिए यहाँ पर हम क्रेडिट परचेज लेंगे और एवरेज पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड कर लेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग की अलग से होल्डिंग पीरियड दी होगी, वो हम लेके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का निकाल लेंगे। और ये 2 निकालने के बाद करंट असेट से एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, वो हमारे को वो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो उसमें पूरा एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल निकाला हुआ है। देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एनुअल प्रोडक्शन दे दिया 12,000, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, स्टोरेज पीरियड, WIP, फिनिश गुड, सब कुछ दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मेट रेडी करनी है। फॉर्मेट कैसे रेडी करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे पहले हम हेडिंग कर लेते हैं। पहले हमको क्या कैलकुलेशन करना है, पहले हमको कैलकुलेशन करना है करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में क्या क्या है, पहला मेरा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पहला है हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो रॉ मटेरियल दिया हुआ है 12,000 है, 12,000 आपका रॉ मटेरियल हो गया इंटू 5 इंटू 2/12। जो रॉ मटेरियल का जो होल्डिंग पीरियड है वो 2 मंथ दिया है, तो इंटू 2/12 कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। उसके बाद हमको क्या कैलकुलेशन करना है, स्टॉक ऑफ WIP कैलकुलेशन करना है। WIP के लिए हमारे को क्या चाहिए, पहले हमें रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमको लेबर कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, रॉ मटेरियल है आपका 12,000 इंटू 5 और यहाँ पे WIP का होल्डिंग पीरियड कितना है 1/12, तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 5,000। उसके बाद यहाँ पे लेबर का दिया है 12,000 इंटू लेबर यूनिट कितना दिया है 4, होल्डिंग पीरियड 1/12 इंटू यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ नहीं कहा है तो 50% लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया क्योंकि ये 100% है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा ये 2,000। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कितना आ गया 12,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना लिया 3 इंटू होल्डिंग पीरियड हो गया 1/12 इंटू ये हो गया आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया 50%, तो इसका आ गया आपका 1,500। तो इसको सब मिला देंगे तो ये हो गया मेरा 8,500। ये हो गया मेरा स्टॉक ऑफ WIP निकल गया। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड कैसे निकालेंगे, फिनिश गुड के लिए हमको क्या चाहिए 12,000। फिनिश गुड हमारे को कैसे निकालना है,
हम फिनिश गुड निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ नहीं कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तक मिला के निकालेंगे। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो कितना आ जाएगा, मटेरियल है 5 प्लस इसके बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया आपका 3 उसके बाद आ गया आपका 2, यहाँ तक हम ले लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को इग्नोर कर लेंगे। तो ये हो गया इंटू, उसके बाद इंटू आपका जो होल्डिंग पीरियड है, फिनिश गुड का होल्डिंग पीरियड कितना है, 3 मंथ है, 3/12। तो फिनिश गुड का जो होल्डिंग पीरियड है वो 3/12 आ गया। तो इसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे निकाल दिए, इसका आ गया 42,000। आप एक बार कैलकुलेट चेक कर लेना। उसके बाद 4 में आ गया आपका डेप्टर। डेप्टर कैसे निकलेगा आपका, डेप्टर है आपका जो एनुअल प्रोडक्शन है 12,000। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कितना निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1। यहाँ पे डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डेप्रीसिएशन कुछ कहा ही नहीं है। तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ये हो गया। उसके बाद इसका जो होल्डिंग पीरियड दिया है, डेप्टर का जो पीरियड दिया है 1/12, तो ये आपका आ गया 15,000 डेप्टर हो गया। क्वेश्चन में आपको कैश इन हैंड दे दिया है, कैश इन हैंड दिया है 20,000। तो आपने ये सारा मिला दिया, मिलाने के बाद ये आपका टोटल करंट एसेट कितना हो गया, टोटल करंट एसेट हो गया 95,500। उसमें से हमको क्या माइनस करना है, करंट लायबिलिटी। आपको इसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस करने हैं, ठीक है। आप जो करंट लायबिलिटी को माइनस करोगे, करंट लायबिलिटी में पहला क्या आता है आपका, क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए एनुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, 12,000। क्रेडिट परचेज, आपने क्रेडिट में क्या परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है। रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है, 5, तो आप 5 डाल देना। क्रेडिट पीरियड आपको दिया है 2/12। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पेमेंट पीरियड 2 मंथ, तो होल्डिंग पीरियड 2/12 हो गया। तो ये मेरा आ गया 10,000, ठीक है। और उसके बाद और क्या मेरे को निकालना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर वेजेस दिया हुआ है, तो हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो 12,000, वेजेस की प्राइस कितनी दी हुई है, 4 इंटू वेजेस की पीरियड कितना दिया हो, 1/12। वेजेस का पीरियड हम ले लिए, तो ये मेरा निकल गया 4,000। तो ये मिला के हो गया मेरा 14,000, जो मेरे को यहाँ से माइनस करनी है, ठीक है। तो एक बार 14,000 माइनस कर लेंगे तो हमारे को जो आ गया ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81,500। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे 10% सेफ्टी मार्जिन। जो उसने क्वेश्चन में कहा है सेफ्टी मार्जिन ऐड करना है, मतलब हम हाथ में और 10% ज़्यादा रख के रखेंगे। क्यों हम सेफ्टी मार्जिन रखते हैं, क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन किया है सब कुछ एस्टिमेटेड बेस है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए या हमें बाद में कुछ शॉर्टेज हो जाए, इसलिए हम 10% का सेफ्टी मार्जिन अपने हाथ में रखते हैं। तो 10% कितना आ जाएगा, 8150। इसको मिला लेंगे तो हमें जो निकल गया वो हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड निकल गया कितना आपका आ गया 89,650। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप लोग अच्छे तरह से सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीटेडली करो। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो या मेरे को कॉल करो, ठीक है। उससे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप उससे मुझे ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करो, ताकि हम उस क्वेश्चन को करके फिर आप लोगों को अच्छे तरह से समझाएं, ठीक है। थैंक यू।